हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं तो ये क्लास नंबर जो है आप लोगों की क्लास नंबर 8 रहने वाली है। अगर हम लोग इसके पार्ट की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये आप लोगों का सेकेंड पार्ट रहने वाला है। मैं जो भी कराऊंगा आप लोगों को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। और बहुत से बच्चों ने कॉन्सेप्ट के लिए डिमांड की है, तो कॉन्सेप्ट की क्लास भी आप लोगों को 5 तारीख मतलब कि यानी कि आज से आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे और उसके एमसीक्यू जो है वो मैंने करा दिए हैं, तो उनसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन भी किस प्रकार के बनते हैं वो भी मैं साथ ही साथ में चर्चा करता रहता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन ये बना था, यहाँ से क्वेश्चन ये बना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाया था और उसको जो है सॉल्यूशन भी उसका बताया था कि किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू क्लास की बात करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, अगर हम लोग सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अदत्त व्यय हैं। अदत्त व्यय जो हैं वो कैसे व्यय हैं। अदत्त व्यय क्या है। व्यय है, दायित्व है, या फिर आय है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज। तो यहाँ पर याद रखिए कि अदत्त व्यय के बारे में अगर हम लोगों से पूछा जाता है तो अदत्त व्यय का यहाँ पर मतलब हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अदत्त व्यय होता क्या है। तो अदत्त व्यय एक तरीके से दायित्व होता है। दायित्व का मतलब होता है कि ऐसे व्यय जो व्यक्ति ने, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसे व्यय जो व्यक्ति ने जो व्यक्ति ने कमा लिया हो, कमा लिया हो लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ हो, लेकिन उसका भुगतान भुगतान नहीं हुआ हो, तो उन्हें हम लोग अदत्त व्यय कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग अदत्त व्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अदत्त व्यय क्या है, तो अदत्त व्यय जो है वो दायित्व है। ठीक है, और अदत्त व्यय याद रखिए कि ये दायित्व कहाँ पर आता है, तो ये बैलेंस शीट में हम लोग इसको बैलेंस शीट में कहाँ पर लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। कभी कभी ये भी यहाँ से पूछ देते हैं कि अदत्त व्यय को कहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि अदत्त व्यय क्या है, तो अदत्त व्यय दायित्व है, ये लायबिलिटी इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अदत्त व्यय खाता कैसा खाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए कि अदत्त व्यय जो है वो अदत्त व्यय खाता है, अदत्त व्यय कैसा खाता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, ठीक है, या फिर नाम मात्र खाता है। तो अदत्त व्यय कैसा खाता है, तो मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को कि अदत्त व्यय हो, ठीक है, अदत्त व्यय, ठीक है, तो ये सारे के सारे खाते कैसे होते हैं, तो अदत्त व्यय हो, अदत्त व्यय हो, तो ये सारे के सारे खाते कैसे खाते होते हैं, तो ये सारे के सारे खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं। कैसे खाते होते हैं, तो ये सभी जो है वो व्यक्तिगत खाते होते हैं। कैसे खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट में तलपट में दिखाए जाने वाले अदत्त व्यय रखे जाएंगे। अगर तलपट में जो है ट्रायल बैलेंस में हमने जो है ट्रायल बैलेंस में अगर अदत्त व्यय है, ट्रायल बैलेंस में अगर अदत्त व्यय है तो उसे हम कहाँ पर दिखाएंगे, उसे हम आर्थिक चिट्ठा में दिखाएंगे, उसे हम व्यापारिक खाते में दिखाएंगे, या फिर उसे हम लाभानी खाते में दिखाएंगे। तो याद रखिए कि अगर यदि तलपट में दिखाए गए जो अदत्त व्यय हैं वो कहाँ पर रखे जाएंगे, तो वो आर्थिक चिट्ठा में लाइबिलिटी साइड में रखे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तलपट में जो अदत्त व्यय दिखाए जाते हैं
उनको हम लोग कहाँ पर शो किए जाएंगे? वो केवल लाभानी खाता में शो किए जाएंगे, सॉरी व्यापारिक खाते में शो, अरे सॉरी भाई, वो सिर्फ आर्थिक चिट्ठा में शो किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ बोल रहे हैं और कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूर्वदत्त व्यय क्या है। तो पूर्वदत्त व्यय बताना है कि पूर्वदत्त व्यय क्या है। पूर्वदत्त व्यय क्या है? तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि पूर्वदत्त व्यय क्या है, तो उसके बारे में अगर हम लोग समझते हैं कि पूर्वदत्त व्यय, दो बातें बताएंगे बस आप लोगों को, जिससे आप लोगों का समय भी खराब ना हो और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो पूर्वदत्त व्यय लेखांकन वर्ष की अवधि में, अगर हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन वर्ष की अवधि में, लेखांकन वर्ष की अवधि में व्यवसाय के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा व्ययों के अग्रिम भुगतान, व्ययों के अग्रिम अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान को पूर्वदत्त व्यय कहते हैं, को पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। अगर पूर्वदत्त व्यय की बात आती है कि पूर्वदत्त व्यय का नेचर जो है वो कैसा होता है, तो पूर्वदत्त व्यय चालू संपत्ति होते हैं। कैसी संपत्ति होते हैं? तो ये चालू संपत्ति होते हैं, चालू संपत्ति होते हैं। और इनके लेखा की बात आती है तो यदि अगर तलपट में है, अगर तलपट में अगर है तो इनका लेखा केवल एसेट साइड में किया जाएगा, और यदि लेखा जो है तलपट के बाहर है तो इनका लेखा दो जगह पर किया जाएगा। यदि तलपट के अंदर है तो लेखा सिर्फ एक जगह पर किया जाएगा, वो कहाँ पर किया जाएगा? संपत्ति साइड में। और यदि तलपट के बाहर है तो इनका लेखा दो साइड पर किया जाएगा, वो है आर्थिक चिट्ठा, एक तो व्यापारिक खाता या लाभानी खाता के डेबिट पक्ष में, और दूसरा जो है अगर हम लोग लिख देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन नहीं वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये सारी बातें आप लोगों को बताएंगे जो बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वदत्त व्यय क्या है, तो पूर्वदत्त व्यय सही नहीं है, इसीलिए मतलब थोड़ा सा आवाज़ स्लो भी है, लेकिन आप लोगों को क्लास लेनी है, इसीलिए मुझे क्लास मैंने आप लोगों की बनाई है। पूर्वदत्त व्यय क्या है, बहुत दिनों से क्लास भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की बात आती है पूर्वदत्त व्यय जो है क्या है? व्यय है, दायित्व है, संपत्ति है। तो संपत्ति है हम लोगों का कैसा है? संपत्ति में भी अगर पूछा जाए कौन सी संपत्ति है तो चालू संपत्ति है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एन एसेट्स है, तो ये क्या है? एक संपत्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, पूर्वदत्त खाता कैसा खाता होता है। तो पूर्वदत्त खाता भी चाहे अदत्त खाता हो, चाहे अदत्त खाता हो, चाहे अदत्त खाता हो, और चाहे पूर्वदत्त खाता हो, इनका नेचर जो है, इनका नेचर दोनों का कैसा होता है? तो इन दोनों का नेचर जो है वो व्यक्तिगत खाते की भांति होता है, व्यक्तिगत खाते की भांति होता है, व्यक्तिगत खाता ही होता है इनका। अगर पूछा जाए कि ये कैसे खाते होते हैं तो ये व्यक्तिगत खाते होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत खाता इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो अग्रिम आय है, अग्रिम आय है, अग्रिम आय क्या है? अग्रिम प्राप्त आय है।
तो अग्रिम अगर हमें कोई ऐसी आय जो पहले से प्राप्त हो गई है तो वो क्या है, तो वो हमारे लिए दायित्व है। क्या है, तो वो हमारे लिए क्या है, दायित्व है, संपत्ति है या फिर व्यय है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि अग्रिम प्राप्त आय क्या है। अग्रिम प्राप्त आय क्या है, तो यहाँ पर जो है वो दायित्व है। क्या है, दायित्व है, क्योंकि ऐसी आय जो हमने अभी कमाई नहीं है लेकिन फिर भी अभी हमें अग्रिम रूप से मिल गई है। एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी एन एसेट्स या फिर एन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इसकी बात आती है, तो ये क्या है, ये दायित्व है। भले ही क्वेश्चन सरल लगे लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और क्रम वाइज भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यह ऋण जो वसूल हो सकता है, यह ऋण जो वसूल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संदिग्ध ऋण कहते हैं, उसे हम अप्राप्य ऋण कहेंगे या फिर उसे हम अप्राप्य और संदिग्ध ऋण दोनों कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, द डेप्ट विच मे और नॉट बी रिलीज्ड आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, डाउटफुल डेप्ट कहेंगे या फिर बैड डेप्ट कहेंगे या फिर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट दोनों कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है, अगर वसूल हो, जैसे खिलाड़ी है खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते हैं, तो ये संदिग्ध की बात आती है। तो यहाँ पर इसके सही आंसर होगा संदिग्ध, इसे डाउटफुल डेप्थ कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समायोजन के व्यय जो क्रमशः तलपट से संबंधित व्यय में जोड़े जाते हैं और दायित्व पक्ष में दिखाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। देखो, तलपट से संबंधित जो व्यय हैं उन्हें जोड़ने की बात आती है, तो यहाँ पर अदत्त व्यय होते हैं। कौन से व्यय होते हैं जो जोड़े जाते हैं, अदत्त व्यय हमेशा जोड़े जाते हैं। और पूर्वदत्त व्यय जो है, पूर्वदत्त व्यय क्या किए जाते हैं, तो क्या किए जाते हैं, ये घटाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं कि कौन से जो है समायोजन के व्यय जो हैं वो तलपट से संबंधित व्यय में जोड़े जाएंगे और दायित्व पक्ष में दिखाए जाते हैं, तो अदत्त व्यय ही होते हैं जो दायित्व पक्ष में दिखाए जाते हैं और जोड़े जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अदत्त व्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समायोजन के व्यय जो तलपट से संबंधित व्यय में घटाए जाते हैं और संपत्ति पक्ष में दिखाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग अदत्त व्यय कहेंगे। तो अदत्त व्यय तो जोड़े जाते हैं, लेकिन उनको पूर्वदत्त व्यय कहेंगे, क्योंकि पूर्वदत्त व्यय जो हैं वो घटाए जाते हैं। और ये कहाँ पर दिखाए जाते हैं, ये घटाए जाते हैं, घटाया जाता है। और इनको कहाँ पर दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। संपत्ति पक्ष में कहाँ पर दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में इन्हें दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और 10 नंबर की बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप्राप्य ऋण जोड़, अप्राप्य ऋण जोड़, अप्राप्य ऋणों के अपेक्षित प्रावधान घटाओ अप्राप्य ऋणों के विद्यमान प्रावधान पुरानी संचिति को क्या किया जाता है, वहां पर लाभानी खाता के मतलब डेबिट किया जाता है वहां पर, या फिर लाभानी खाता में क्रेडिट किया जाता है, या फिर आर्थिक चिट्ठा में विविध देनदारों में घटाया जाता है। तो अप्राप्य ऋण है एक बैड डेब्ट्स प्लस रिक्वायर्ड प्रोविजन न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइंस। तो उन्हें हम एग्जैक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर उनको क्या करेंगे, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उन्हें हम लोग डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपराध ऋण के बारे में जब पढ़ाएंगे आप लोगों को पूरी की पूरी बातें पढ़ाएंगे और उसमें से कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को वहां पर करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि
11 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूर्वदत्त किराया को किस रूप में दिखाया जाता है। पूर्वदत्त किराया को किस रूप में दिखाया जाता है। चालू संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, चालू दायित्व के रूप में दिखाया जाता है, और स्थायी संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, या फिर आय के रूप में दिखाया जाता है। तो पूर्वदत्त किराया मैंने बताया था आप लोगों के पूर्वदत्त व्यय, और पूर्वदत्त व्यय कैसे व्यय है, तो पूर्वदत्त व्यय जो है वो चालू संपत्ति में लिखे जाते हैं, तो इन्हें चालू संपत्ति एक तरीके से चालू संपत्ति में दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि करंट एसेट्स है ये। कहाँ पर दिखाई जाती है, तो इसको हम लोग करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राप्य विपत्र छूट पर बट्टाकृत किया लेकिन वित्तीय विवरण बनाने की तिथि तक दे नहीं हुआ, को हम लोग इसमें कहाँ पर दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये लाभ हानि खाता लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, लाभ हानि खाता लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन में। तो हम लोगों को इसका सही आंसर बताना है कि प्राप्य विपत्र छूट, जब इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये मत सोचिए कि हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड है, ठीक है, बट नॉट ड्यू टिल डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोन। तो हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे, तो उसे हम दायित्व में दिखाएंगे, उस संपत्ति में दिखाएंगे, या फिर लाभ हानि खाता में दिखाएंगे, या फिर हम लोग टिप्पणी करके आकस्मिक दायित्व में उसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कि उसे हम टिप्पणी करके आकस्मिक दायित्व में दिखाएंगे, फुट नोट्स करके हम लोग कहाँ दिखाएंगे, फुट नोट करके कंटिजेंसी लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लिखा हुआ है कि अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान क्रेडिट करके बनाया जाता है। किसको क्रेडिट करके बनाया जाता है, तो यहाँ पर अगर बात आती है कि अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान को हम लोग क्रेडिट करके बनाया जाता है, किसको क्रेडिट करके बनाया जाता है, तो यहाँ पर लाभ हानि खाते को तो डेबिट किया जाता है। अगर पूछा जाए कि किसको डेबिट किया जाता है, तो लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाता है। लाभ हानि खाते को क्या किया जाता है, तो लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाता है। लेकिन हमसे तो भैया ये पूछा है कि क्रेडिट किस करके किसको बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अप्राप्य ऋण हेतु प्रावधान को जो है इस खाते को यहाँ पर डेबिट किया जाता है, सॉरी इस खाते को क्रेडिट किया जाता है, और लाभ हानि खाते को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अग्नि अग्नि से माल की क्षति होने पर बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार किया, क्रेडिट किया जाता है। तो किस खाते को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर हमें व्यापार खाते को क्रेडिट करेंगे, लाभ हानि खाते को क्रेडिट करेंगे, बीमा कंपनी को करेंगे, या फिर कोई नहीं, किसी को क्रेडिट नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, अग्नि से माल की क्षति होने पर बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार किया है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, तो इसे हम लोग व्यापार खाते में क्रेडिट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी डिटेल जो है वो मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा। ठीक है, जहां पर मैंने कहा है कि कॉन्सेप्ट की क्लासें भी आप लोगों को मिलनी शुरू होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को इनकी डिटेल पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे आप लोगों की दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, जनवरी में आप लोगों का पेपर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे कि टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, कोशिश पूरी करेंगे कि आप लोगों के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक समाधान विवरण का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि उसके हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं। जिनके एमसीक्यू कर चुके हैं उनकी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने लागत पर आय के आधे को कहते हैं। अपने जो है अपने लागत
पर आय के आधे को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उसे हम पूंजी कहते हैं, उसे हम लाभ कहते हैं, या फिर संपत्ति कहते हैं, या फिर कोई नहीं, उसे हम कैपिटल कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीस। तो अपने लागत पर आय के अधिक को, अपने मतलब लागत हम लोगों की है 100 रुपये, और यहाँ पर हम लोगों का जो आय है वो है 120 रुपये। तो यहाँ पर आय का अधिक है किस पर? लागत पर। आय का अधिक किस पर है? लागत पर है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हम लोगों की ये लागत है, और हम लोगों की आय जो है वो है, आय जो है वो है 120 रुपये, मतलब मिले हैं हम लोगों को 120 रुपये। तो यहाँ पर 20 रुपये क्या है? तो 20 रुपये हम लोगों का लाभ है। ये क्या है? 20 रुपये हम लोगों का लाभ है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2000 के अप्राप्य ऋण प्राप्ति, 2000 के अप्राप्य ऋण प्राप्ति जिसे कि पहले अप्राप्य ऋण के रूप में लिख दिया गया था, क्रेडिट किया जाएगा। इसे हम लोग किस खाते में क्रेडिट करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग अप्राप्य ऋण खाते में उसे क्रेडिट करेंगे, या फिर देनदार खाते में क्रेडिट करेंगे, या फिर अप्राप्य ऋण प्राप्ति खाते में क्रेडिट करेंगे, तो या फिर उचंत खाते में हम लोग सस्पेंस अकाउंट में उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर 2000 के अप्राप्य ऋण की अगर हमें प्राप्ति हो गई है, मतलब ऐसा ऋण जो हमने सोच लिया है कि हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमें अब मिल गया है, तो यहाँ पर हम लोग उसमें क्या करेंगे? उसे हम लोग अप्राप्य ऋण प्राप्ति खाते में क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट की बात पूछी गई है, तो यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर करेंगे, और आप लोगों भी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए कि ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में अगर करेंगे तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश में भी सामने लिखा हुआ है, आप लोग, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप लोग इंग्लिश में पढ़िए अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर इसकी पीडीएफ की बात करते हैं, तो ये पीडीएफ आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। मैं इकट्ठी एक साथ पीडीएफ भेज देता हूँ, मान लो मतलब लगातार पीडीएफ नहीं भेज पाता हूँ, लेकिन मैं दो तीन करके इस प्रकार से एक साथ में पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेड आप लोगों को पीडीएफ का पेड नहीं करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है बस, उसमें से आप लोगों को और उसमें पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। आज ही मैं 2-4 पीडीएफ और डाल दूंगा जो भी हैं, ठीक है। एमसीक्यू की जितनी पीडीएफ है मैं आप लोगों को सारी की सारी प्रोवाइड करूंगा, और डिटेल की भी कोशिश करूंगा कि डिटेल की भी आप लोगों को मिल सके, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, कि यदि लाभ जो है लागत मूल्य का 25% है तो विक्रय मूल्य पर कितना होगा? तो विक्रय मूल्य पर पूछा है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पर पूछा है, यदि लाभ जो है लागत मूल्य पर कितना है? 25% है, 25% है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा? 20% होगा, 30% होगा, या फिर 33.33% होगा, या फिर 40% होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 33.33%, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमें बताना है कि यदि लाभ जो है लागत मूल्य का 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। देखो यहाँ पर मान लो कि हम लोगों ने लागत मान ली है, लागत मान लो कितने रुपए? 100 रुपए, ठीक है। लाभ जो है लागत मूल्य का कितना है? 25% है, 25% है, 25%, तो मतलब लागत मान ली है 100 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम लाभ देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लाभ कमाते हैं कि 100 गुणा में लागत का 25%, तो लागत का 25% 25/100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हम लोग लाभ कितना कमाएंगे? 25। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर लागत कितनी है? 100 रुपये। लागत कितनी है? 100 रुपये। आप कहेंगे कि लागत कितनी है, तो हम कहेंगे 100 रुपये। उसमें अगर हम अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं, अब उसमें हम अपना प्रॉफिट अगर जोड़ देते हैं, इस प्रकार से लाभ को अगर हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ जाती है 125 रुपये। और ये क्या है? तो ये है बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य। ये क्या है? तो ये है विक्रय मूल्य। अब हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट क्या होगा? विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट पूछा है। अब विक्रय मूल्य पर अगर हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट क्या होगा, तो यहां पर देखते हैं कि विक्रय मूल्य पर
विक्रय मूल्य पर अगर हम लोग निकालते हैं परसेंट, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत अगर निकालते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य रखिए नीचे, विक्रय मूल्य का पूछा है, और लाभ रखिए 25%, और यहाँ पर हम लोग गुणा कितना करेंगे 100 का, क्योंकि परसेंट में चाहिए। 25 पंचे 125, और 5 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 5 20 हम 100, तो ये इस प्रकार से 20% निकल के आएगा। लागत का देखते हैं तो 25% है, और अगर हम विक्रय मूल्य का देखते हैं तो वो कितना है 20% है। तो इस प्रकार से हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में बात करते हैं कि एक वित्तीय वर्ष का पूर्वदत्त व्यय का संबंध है। एक वित्तीय वर्ष का पूर्वदत्त व्यय का जो संबंध है वो हमसे पूछा है, पिछले वित्तीय वर्ष से, आगामी वित्तीय वर्ष से, चालू वित्तीय वर्ष से, या फिर कोई नहीं। वित्तीय वर्ष का पूर्वदत्त व्यय का संबंध है। पूर्वदत्त व्यय की बात अगर हम लोग करते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि इसका संबंध किससे होता है, तो यहाँ पर जी बात करते हैं कि आगामी वर्ष से है। पूर्वदत्त व्यय का मतलब होता है कि हमने उसको प्रीपेड कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है, तो आगे वाले साल में की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, ये क्वेश्चन इसको बताइए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि प्रबंधक अपने कमीशन देने के बाद फर्म के शुद्ध लाभ का कितने % कमाता है, कमीशन लेता है। अपना कमीशन देने के बाद फर्म के शुद्ध लाभ का 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। यदि कमीशन देने के पूर्व जो है फर्म का शुद्ध लाभ जो है वो 4,40,000 है, तो प्रबंधक का कमीशन होगा। जब ऐसे सवाल आए तब हम लोगों को यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, कमीशन के बारे में दो बातें याद रखनी है। वो दो बातें क्या हैं, एक सेकंड में बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर हम लोग कमीशन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी सी बात बताऊंगा आप लोगों को कि लाभ हानि खाते, इसमें दो बातें याद रखनी है। वैसे तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों का कि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट पक्ष में कारखाना प्रबंधक, कारखाना प्रबंधक, तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में कारखाना प्रबंधक, कारखाना प्रबंधक, एक सेकंड, कारखाना प्रबंधक, या फिर हम बात करते हैं मैनेजर, या फिर हम बात करते हैं मैनेजर के कमीशन, के कमीशन के कमीशन को पृथक रूप से लिखते हैं, को पृथक रूप से लिखते हैं। वैसे तो ये बात बहुत से बच्चों को मालूम होगी, अगर नहीं है मालूम तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि प्रबंधक अपने कमीशन देने के बाद। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंधक अपने कमीशन देने के बाद शुद्ध लाभ का 10% कमीशन पाता है। अपने कमीशन देने के बाद शुद्ध लाभ का, तो यहाँ पर देखिए कि कमीशन देने के पूर्व जो है वो है प्रॉफिट कितना है 4,40,000। तो इस प्रकार से जब हम कमीशन निकालते हैं तो इस प्रकार से हम कमीशन की बात अगर करते हैं तो कमीशन निकालने के लिए हम लोगों को कमीशन देने के पूर्व, कमीशन देने के पूर्व फर्म का लाभ को लिखते हैं, फर्म का शुद्ध लाभ को लिखते हैं। और इस प्रकार से हम लोग कमीशन देने के पूर्व फर्म का शुद्ध लाभ और गुणा में करते हैं हम लोग कमीशन की दर, कमीशन की दर और डिवाइड करते हैं 100 से। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं तो जो लाभ है वो है 4,40,000 और कमीशन की दर है 10% और डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से। एक बिंदी से ये बिंदी कट और ये बिंदी से ये बिंदी कट, तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर आ जाता है
44,000 रुपए इसका सही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आंसर भी हम लोगों के सही आएंगे। इंग्लिश में यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर 4,40,000 है। ठीक है, तो इसको सही आंसर हम लोग करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतिम रहतिया का सामान्यतः मूल्यांकन किया जाता है। तो लागत मूल्य पर किया जाता है, बाजार मूल्य पर किया जाता है, लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो कम हो उस पर किया जाता है, या फिर लागत मूल्य या बाजार मूल्य उसमें जो अधिक हो उस पर किया जाता है। तो याद रखिए कि अंतिम रहतिया का सामान्यतः जो मूल्यांकन है वो लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतिम रहतिया है। अंतिम रहतिया क्या है, अंतिम रहतिया जो है पूछा है कि अंतिम रहतिया है प्रारंभिक रहतिया का क्रय विक्रय है, क्रय विक्रय है, या फिर प्रारंभिक रहतिया क्रय है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये इस प्रकार से नहीं लिखे जाएंगे। किस प्रकार से लिखे जाएंगे, तो ये यहाँ पर पूछा है ए ऑप्शन में हमसे अगर बात करते हैं तो ए ऑप्शन इसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को लिखा हुआ है कि प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया, ये पूछा है कि अंतिम रहतिया कैसे निकलेगा। प्रारंभिक रहतिया और प्लस करते हैं उसमें हम क्रय करते हैं और माइनस करते हैं उसमें से विक्रय को, तब हम लोगों का अंतिम रहतिया आ जाएगा। या फिर हम लोग बात करते हैं कि क्रय में से हम लोग विक्रय को माइनस कर देते हैं तब अंतिम रहतिया आ जाएगा। या फिर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक रहतिया में से हम लोग क्रय को माइनस कर देते हैं तब हम लोगों का आ जाएगा। या फिर डी ऑप्शन में बात करते हैं कि प्रारंभिक रहतिया में हम लोग प्लस करते हैं विक्रय को और माइनस करते हैं क्रय को। ये इस प्रकार से ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सही आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंतिम रहतिया हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि यदि यदि जो है लिखा हुआ है कि यदि विक्रय का 25% लाभ है तब जो है लागत का कितना प्रतिशत होगा। तो तब लागत का लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है। विक्रय का 25% है, विक्रय का 25% है, तो हमसे पूछा है लागत का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तब वहाँ पर होगा कितना ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर 33% इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर निकालते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग भी, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है, इसको आप लोग जरूर करिए। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया है, 33% निकलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 23 नंबर की बात करते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि रास्ते में रास्ते में माल रास्ते में माल खो जाने पर क्रय जो है क्रय खाते को क्रेडिट नहीं किया जाता है, तब किस खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो तब किस खाते को हम लोग क्रेडिट करेंगे, रास्ते में माल खाते को क्रेडिट करेंगे, या फिर क्रय वापसी खाते को क्रेडिट करेंगे, क्रय वापसी खाते को क्रेडिट करेंगे, या फिर व्यापारिक खाते को क्रेडिट करेंगे, या फिर विक्रय खाते को क्रेडिट करेंगे। यदि रास्ते में माल खो जाने पर क्रय खाते को क्रेडिट नहीं किया जाता है तो रास्ते में हम लोग इसको लिखेंगे कि रास्ते में जो माल खो गया है उसे हम लोग किसमें जो है तब किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है सी ऑप्शन की। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत व्यय के लिए 2000 का आहरण किया गया है, किस खाते में डेबिट किया जाएगा। तो इसे हम लोग ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे।
आज की इसमें जो है पीपीटी में काफ़ी गलतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर काफ़ी एरर हैं। तो आहरण खाते को हम लोग डेबिट करेंगे, या फिर लेनदार खाते को डेबिट करेंगे, पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, या फिर रोकड़ खाते को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कि व्यक्तिगत व्यय के लिए अगर हमने 2000 रुपये निकाले हैं तो हम लोग ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बकाया व्यय। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है पीपीटी काफ़ी गलतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, बकाया व्यय है, बकाया व्यय है। बकाया व्यय क्या है, अदत्त दायित्व है, उपार्जित व्यय है, या फिर अनुपार्जित व्यय है, या फिर इनमें से सभी है। तो बकाया व्यय क्या है, तो इसका सही आंसर जो है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बकाया जो व्यय है वो हमारा दायित्व है, अदत्त दायित्व है। मैंने बताया था आप लोगों को इसका सही आंसर, मतलब मैंने बताया था कि ये दायित्व होते हैं और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं, और पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को लगभग में 30 से 35-33 क्वेश्चन करवाए थे। मैंने कहा था कि आगे की क्लास में और करवाएंगे क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, काफ़ी गलतियां हैं मानते हैं, तो इसमें जो है इसको सुधार करके मैं आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है। नहीं तो इसको नहीं भेजते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू तो हम लोगों ने कर ही लिए, जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी गलतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से क्लासों को किया हुआ है। आप लोगों को, अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं क्लासें, तो प्लीज़ आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी बच्चों को शेयर करें जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट की क्लास भी आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट भी बुलाइए सर। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, उनको पढ़ाऊंगा भी और फुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।